हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के एक छोटे से वाक्य में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघीय कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें केवल एक संक्षिप्त अर्थ में बताया गया है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता तथा राज्यों की सत्ता को बनाए रखने की बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ती ही गई हैं और बढ़ती जा रही हैं। श्लेसिंगर के शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वाशिंगटन के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारी ने इसे अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है, यानी कि जितने भी राष्ट्रपति आए उनकी शक्तियां निरंतर एक के बाद एक बढ़ती चली गई। आग के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। मुनरो ने इसके बारे में लिखा है कि अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। हेमन के शब्दों में, इस पद का महत्व विश्वव्यापी है। संकट काल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर ही निहारती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का संकेत थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आइजनहावर और कैनेडी के शासनकाल में मिलता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो कितने शक्तिशाली रहे थे, वो कई राष्ट्रपतियों के शासनकाल में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। इसके संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, परंतु कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए, यानी अलग अलग टाइम पर अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। यदि हम राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सुविधाएं देखें तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का जो अधिकार है वो कांग्रेस को प्राप्त है। कांग्रेस अमेरिका की व्यवस्थापिका को कहा जाता है, जिसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। ठीक है, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हों वे नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ से ही किए जा सकते हैं। जैसे मान लो अभी राष्ट्रपति वहाँ ट्रंप है, तो उसके काल में, उसके शासन काल में, उसके कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, लेकिन नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ से ये कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। 2001 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति का वेतन $2 लाख से $4 लाख कर दिया है। उन्हें $1 लाख का यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। साथ ही 50,000 अतिरिक्त खर्चा भत्ता यानी एक्सपेंस अलाउंस भी दिया जाता है। राष्ट्रपति को $19,000 का मनोरंजन भत्ता यानी कि एंटरटेनमेंट अलाउंस भी दिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन पर कर लगाया जाता है, लेकिन अन्य लाभों पर कर नहीं लगाया जाता। राष्ट्रपति को रहने के लिए व्हाइट हाउस दिया जाता है। 1792 से 1792 से व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति रह रहे हैं।
इसमें 6 फ्लोर हैं और 132 कमरे हैं। साथ ही एक बाउलिंग एली और चॉकलेट स्टोर भी है। एक कमरे में पूर्णतः सुसज्जित फिटनेस सेंटर है, जिसके साथ टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल भी है। राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे निजी हवाई जहाज और छोटे से समुद्री जहाज आदि की सुविधा भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस के खर्चे के लिए बजट में अलग से व्यवस्था की जाती है। उन्मुक्तियां उन्मुक्तियां अन्य देशों के जो कार्यपालिका प्रधान हैं, उनकी भांति ही राष्ट्रपति को भी कुछ मामलों में उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी कि कुछ छूट उसको मिलती हैं। यद्यपि संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, फिर भी परंपरा के अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त विशेष प्रकार की स्थिति की सीमा है। ये बात वाटरगेट कांड और क्लिंटन विवाद से स्पष्ट हो गई है कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर कोई गंभीर आरोप है तो उसको न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता भी है। कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में यह निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। उसके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और इस प्रकार यह परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ा, किंतु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही 1945 में उनका निधन हो गया। 1964 में 22वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब राष्ट्रपति 2 बार चुनाव लड़ सकता है, तीसरी बार नहीं। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था तभी राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया और उस समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया गया, जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के निधन पर ट्रूमैन द्वारा और कैनेडी के निधन पर लिंडन डी जॉनसन द्वारा पद धारण किया गया, तो ऐसी स्थिति में भी उसका कुल कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। इसी संशोधन के अनुसार युद्ध काल में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पदधारी से चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। यानी युद्ध काल या कोई आपातकाल हो तो राष्ट्रपति को तीसरी बार भी पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन अत्यंत आकर्षक माना गया है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं। इसमें हम देखते हैं कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन का क्या निर्णय था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के प्रश्न पर प्रतिनिधियों में पर्याप्त मतभेद था। मुख्यतः 2 सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। प्रथम तो ये था कि कुछ प्रतिनिधियों ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन का सुझाव रखा, लेकिन इसे व्यवहारतः असंभव समझा गया। दूसरा, राष्ट्रपति का कांग्रेस द्वारा निर्वाचन का सुझाव प्रस्तुत किया गया, जिसे सम्मेलन का पर्याप्त समर्थन मिला, लेकिन यह पद्धति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती थी। संविधान निर्माता राष्ट्रपति को विधानपालिका यानी कांग्रेस से स्वतंत्र स्थिति प्रदान करना चाहते थे। अंत में दोनों सुझावों के बीच का रास्ता अपनाया गया। एक ऐसी निर्वाचन पद्धति की खोज की गई जो राष्ट्रपति को कांग्रेस से स्वतंत्र स्थिति प्रदान करती तथा अप्रत्यक्ष रूप से जनता को निर्वाचन में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करती। संविधान सभा द्वारा यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाए और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य
अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार निर्वाचक चुने, जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर ये निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप में अपने मत दो व्यक्तियों को दें, जिसमें से कम एक उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से वे निर्वाचक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद मतों को एक पेटिका में मुहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए, जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हों वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बशर्ते कि उसे मतों का पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो। उससे कम मत पाने वाला व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो उम्मीदवार हैं उनका मनोनयन किस प्रकार होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। 1840 के पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन दल विशेष के सीनेटर और प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपनी अनौपचारिक बैठक कॉकस में करते थे। कहने का मतलब ये है कि जैसे रिपब्लिकन दल या डेमोक्रेटिक दल है, तो उस दल विशेष के जो सीनेटर और प्रतिनिधि सभा के सदस्य होंगे वो अपनी एक अनौपचारिक बैठक यानी कॉकस में किया करते थे। परंतु इस पद्धति में दल के सामान्य सब सदस्यों की राय का कोई महत्व नहीं रहता था, यानी कि अन्य सदस्यों की राय का महत्व नहीं रहता था। तो 1840 में इसके द्वारा लोकप्रिय उम्मीदवार एंड्रयू जैक्सन की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया। इसके कारण दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के मनोनयन की विधि में परिवर्तन लाया गया। इसीलिए 1840 से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन उनके अखिल देशीय सम्मेलनों द्वारा किया जाने लगा। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। अब हम देखते हैं कि उम्मीदवारों का मनोनयन तो किया जाता है और राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों यानी डेलीगेट्स का भी चुनाव किया जाता है। राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों डेलीगेट्स के चुनाव के लिए दल विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जैसे प्रारंभिक क्षेत्र यानी प्राइमरी द्वारा, राज्य या जिला सम्मेलन द्वारा, केंद्रीय समिति द्वारा और कभी कभी राज्य की दलीय समिति द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेलीगेट्स के निर्वाचन के लिए डेलीगेट्स वो लोग होते हैं जो आगे जाकर के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनते हैं। ठीक है, तो इनके निर्वाचन के लिए होता है सबसे पहले प्राइमरी इलेक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की पहली सीढ़ी होती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर राज्यों में होता है। इसमें ज़्यादातर उस दल के सदस्य या आम नागरिक हिस्सा लेते हैं और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है, जो अपना वोट बाद में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए डालते हैं। इसमें सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग की जाती है। इनकी संख्या कहीं 100 कहीं 150 इस तरह होती है। जैसे कैलिफोर्निया में प्राइमरी होगा तो यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो अपने अपने एरिया में जाकर एक डेलीगेट का चुनाव करेंगे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर चुनेंगे। कॉकस दूसरा होता है कॉकस। इसका इस्तेमाल उन राज्यों में होता है जहाँ पार्टी का गढ़ होता है। इसमें ज़्यादातर पार्टी के पारंपरिक वोटर ही हिस्सा लेते हैं। सार्वजनिक स्थल पर उम्मीदवार के नाम की चर्चा की जाती है। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग हाथ उठाकर उम्मीदवार का चयन करते हैं। जैसे आयोवा में कॉकस होता है, इसमें खुले में मीटिंग होती है और पार्टी के मेंबर्स या वोटर्स डेलीगेट को चुनते हैं। इसके बाद जब डेलीगेट्स चुने जाते हैं तो उन डेलीगेट्स का एक राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कन्वेंशन बुलाया जाता है। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के लिए सम्मेलन के समय और स्थान का निर्णय करती है। प्रत्येक दल अपना सम्मेलन जुलाई या अगस्त के महीने में करता है। प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतया 1500 से 3000 के बीच होती है। सम्मेलन एक हॉल में होता है जिसमें
प्रतिनिधियों के अतिरिक्त रेडियो रिपोर्टरों, प्रेस संवाददाताओं और टीकाकारों को भी आमंत्रित किया जाता है। फिर इस सम्मेलन में क्या होता है कि औपचारिक रूप से प्रत्येक उम्मीदवार का नाम उसके किसी समर्थक द्वारा ओजस्वी भाषण के साथ प्रस्तावित किया जाता है और किसी दूसरे प्रतिनिधि द्वारा उसके नाम का समर्थन किया जाता है। उम्मीदवारों का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद मतदान होता है। उसी व्यक्ति को अपने दल का उम्मीदवार घोषित किया जाता है जिससे प्रतिनिधियों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए। यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो दोबारा मतदान होता है और जिन उम्मीदवारों को पहले मतदान में थोड़े मत प्राप्त हुए थे उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार मतदान तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो जाए। 1904 में डेमोक्रेटिक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में जॉन डेविड के मनोनयन के लिए 103 बार मतदान करना पड़ा था। इसी प्रकार कई लोगों के लिए 100 से भी अधिक बार मतदान करना पड़ा। उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनयन। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का मनोनयन राष्ट्रपति की भांति ही होता है। इस संबंध में यह परंपरा बन गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार केवल एक राज्य के ना होंगे वरन एक क्षेत्र के भी ना होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिण राज्यों से होना चाहिए। इसके बाद चुनाव अभियान आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मनोनयन समाप्त होते ही उम्मीदवार अपने दल की एक राष्ट्रीय समिति का गठन करता है जो अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। राज्यों, जिलों और अन्य स्थानों में दल के कार्यालय खोले जाते हैं। चुनाव प्रचार जोरों से शुरू होता है। लाखों डॉलर खर्च किए जाते हैं। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न पर उम्मीदवारों के जीवन चरित्र और दल की नीतियों का प्रकाशन, सभाएं, व्यक्तिगत संपर्क आदि विभिन्न तरीके चुनाव प्रचार के काम में लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब डेलीगेट्स ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी कि हमारे दल से ये राष्ट्रपति होगा और ये उपराष्ट्रपति होगा, तो इसके बाद अब जनता की बारी आती है। इसमें हम देखते हैं पहला तो निर्वाचक मंडल। निर्वाचकों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। एक राज्य से निर्वाचकों की संख्या कांग्रेस के दोनों सदनों में उस राज्य के प्रतिनिधियों के बराबर होती है। जैसे यदि किसी राज्य की सीनेट में 2 सदस्य हैं और प्रतिनिधि सभा में 6 सदस्य हैं तो निर्वाचक मंडल में उस राज्य के 8 सदस्य होंगे, यानी कि वो राज्य 8 सदस्यों को चुनेगा। 23वें संशोधन 1961 के द्वारा कोलंबिया जिले को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी, 3 प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल के लिए चुनने का अधिकार दे दिया गया था। इस तरह आजकल निर्वाचक मंडल में कुल 538 सदस्य हैं, 435 प्रतिनिधि सभा और 100 सीनेट और 3 कोलंबिया। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को होता है। निर्वाचकों की योग्यता। कोई ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो अथवा संयुक्त राज्य के अधीन किसी लाभ या उत्तरदायित्व के पद पर कार्य कर रहा हो या ट्रस्ट के पद पर हो तो उसे निर्वाचक नहीं बनाते, यानी उसे निर्वाचक नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मतदाता, किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा। इस संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। मतदाता होने के लिए अब केवल 2 योग्यताएं आवश्यक है। प्रथम, संबंधित व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ये संबंधित व्यक्ति उस राज्य में कम से कम 30 दिन से रह रहा हो। मतदाता होने के लिए अब साक्षर होना भी आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं निर्वाचक मंडल का चुनाव। दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं। इन उम्मीदवारों को अपने अपने दलों के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों को मत देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। यानी निर्वाचक मंडल के सदस्य ये शपथ लेते हैं कि यदि हम जीत गए तो हम अपने अपने दलों के जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, उन्हीं को हम मत देंगे।
निर्वाचकों का चुनाव मतदाताओं द्वारा होता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो सूची प्रणाली के आधार पर होता है, यानी कि मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव जब जनता करती है तो व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, यानी ये परंपरा बन गई है कि जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं को का बहुमत प्राप्त हो जाता है उसी दल के सभी उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के उम्मीदवार चुने जाते हैं। दूसरे दल को एक स्थान भी नहीं मिलता। जैसे यदि डेमोक्रेटिक सूची को 3 लाख मत प्राप्त हुए, रिपब्लिकन सूची को 29 लाख मत प्राप्त हुए और जैसे समाजवादियों को 28 लाख मत प्राप्त हुए, तो डेमोक्रेटिक सूची के सभी उम्मीदवार निर्वाचित माने जाएंगे, यानी उस राज्य से पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक दल के ही सदस्य विजयी माने जाएंगे। इसीलिए यह संभव है कि किसी राज्य से केवल 51% मत प्राप्त करके ही राष्ट्रपति पद का कोई प्रत्याशी उस राज्य के समस्त निर्वाचक मतों को प्राप्त कर ले। यदि किसी अन्य राज्य में उसे 49% मत मिले तो एक भी निर्वाचक मत उसे प्राप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार 538 निर्वाचन में से 270 स्थान प्राप्त कर लेता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा मतदान। चुनाव वर्ष में दिसंबर माह के दूसरे बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्र होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतदान वयस्क मताधिकार के आधार पर और गुप्त पर्चों यानी सीक्रेट बैलेट द्वारा होता है। इनमें कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उस राज्य का निवासी ना हो। निर्वाचकों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक औपचारिकता मात्र है। निर्वाचक मंडल का चुनाव होते ही स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति कौन होगा। तो इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। थैंक यू।